गांव की गंवार बहू और शहर की मॉडर्न सास। मोहन गांव में अपना छोटा सा बिजनेस खोलता है जहां कुछ मजदूर काम करते हैं। वहीं उसकी मुलाकात दिव्या नाम की लड़की से होती है, जिसे देखकर उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। अरे ठीक है, एक काम करो, इस पार्सल को आगे ले जाओ। अरे दिव्या, तुम यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। दिव्या मेरे लिए खाना लेकर आई है? कहीं ये भी तो मुझे चाहती नहीं है? काश ऐसा ही हो। मुझे दिव्या की सादगी बहुत पसंद है। अरे दिव्या, तुम भी मेरे साथ खाना खाओगी ना? अब देखो, मना मत करना वरना मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं भी खाऊंगी आपके साथ। कुछ देर बाद दोनों एक साथ खेत के बीच जाकर लंच करते हैं। तभी मोहन उसका हाथ पकड़कर कहता है, दिव्या, मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? तुम मेरे साथ शादी करोगी? कुछ दिनों से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अगर तुम्हारी ना भी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस तुम अपना बताओ, मुझे तुम क्या चाहती हो? मोहन की बात सुन दिव्या शर्मा जाती है और आंखें नीचे कर लेती है। उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। तुम ब्लश कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? हाँ मोहन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं जानता था तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है। इस तरह दिव्या मोहन से अपने प्यार का इजहार करती है। जहां दोनों शादी करके शहर लौटते हैं। मोहन उसे अपने घर ले जाता है जहां सभी मॉडर्न तौर तरीके से रहते थे, और यहां तक कि उसकी सास, नंद और ससुर भी। दिव्या गांव की रहने वाली मनचली लड़की थी जिसे शहरी तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते थे। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कहानी में बने रहिएगा। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है तो मॉडर्न सास निर्मला अपने बेटे मोहन को गंवार देहाती लड़की के साथ देखकर कहती है, मोहन, ये तो किस गंवार लड़की को अपने साथ ले आया? देख, कोई नौकरानी वगैरह लाया है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं कोई और मेड ले आऊंगी। माँ, ये कोई नौकरानी नहीं लाया, ये आपकी बहू है। मैंने दिव्या से शादी कर ली। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको खबर नहीं कर पाया। तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई कि तेरी माँ ने तेरी शादी के कितने अरमान देखे थे? तूने सब तोड़ दिए और इस गंवार को ले आया। अरे तुझे हमारे क्लास की कोई चिंता है या नहीं? माँ, जो हो गया सो हो गया। अब दिव्या ही आपकी बहू है और आपको अपनाना ही पड़ेगा। माँ जी नमस्ते। मैं जानती हूँ हमारी अलग हालातों में शादी हुई है, पर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अरे तू मौके की बात कर रही है, मैं तुझे आशीर्वाद ना दूं? कहाँ मैं मॉडर्न सास और कहाँ ये गंवार बहू। तभी मोहन की छोटी बहन सौम्या उसकी बातें सुनकर कहती है, क्या बात कर रही हो माँ? सच में भैया, आप मेरे लिए ऐसी भाभी लाए हो? जरा इसके कपड़े तो देखो, कितने गंवार वाले हैं। और हमारे देखो, मॉडर्न जमाने के गाउन, जीन्स टॉप, और उसने क्या फीकी सी साड़ी पहनी है। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ, ये हमारे क्लास की नहीं है। ठीक है माँ, मैं समझ गया, आप मेरी पत्नी का गृह प्रवेश नहीं करोगी। ऐसा कहकर मोहन दिव्या का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन नहा धोकर जब वो अपने सास के पास जाती है और उसके पैर छूती है तो निर्मला अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, आई डोंट लाइक यू गंवार लड़की। मैं तुम्हें अपने बेटे की बहू नहीं मान सकती, ना अपना सकती हूँ। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। कुछ नहीं तो कम से कम हमें एक मौका तो दीजिए, ताकि हम आपको ये साबित कर सके कि मैं एक अच्छी बहू हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके स्टैंडर्ड क्लास से मैं मैच नहीं खा रही, क्योंकि आप लोग अमीर हैं और मैं गांव से कम पढ़ी लिखी एक गरीब लड़की हूँ। ओ बकवास बंद करो अपनी। सुबह सुबह लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है माँ जी, मैंने भी सोच लिया है कि मैं आपको एक ना एक दिन मना ही लूंगी। गांव की गंवार बहू को रसोई में खाना बनाना नहीं आता तो कुछ नौकर उसकी मदद करते हैं, जिससे वो खाना बना लेती है। अगले दिन जब वो बाल्टी लेकर पोछा लगाने जा रही थी तो सौम्या आकर कहती है, अरे ओ गंवार भाभी, पोछा लगाना आता नहीं है क्या? शहर में मॉडर्न तरीके से घर की सफाई की जाती है। ये देखो, इसे वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। इसे बटन से चालू करके ऐसे सफाई करते हैं, सारा कूड़ा इसी में चला जाता है। अब तुम भी ऐसे ही करो। ये देखकर दिव्या हैरान होकर कहती है, अरे मैया, बाप रे बाप, ऐसा कौन सा सफाई का यंत्र है जिससे सफाई हो जाती है? लाइए नंद जी, मैं करके देखती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करो, सफाई करो। ऐसा कहकर जब सौम्या दिव्या को वैक्यूम क्लीनर ऑन करके देती है तो उसे संभालना दिव्या के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे चलता हुआ वैक्यूम क्लीनर उसकी ननद के बालों पर चिपक जाता है और वो कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? अरे नंद जी, इसने तो आपके गालों से पुच्ची ले ली। अरे गवार औरत, निकालो इसे, मैं फंस गई हूँ। आह ममा,
जल्दी आओ, देखो इस गवार ने क्या किया। अरे पागल औरत, बंद करना इसका बटन, वैक्यूम क्लीनर का। मुझसे नहीं हो रहा ना, कैसे करूं? छुड़ा रही हूँ, छूट नहीं रहा। तभी निर्मला अपनी बेटी को ऐसे देखकर जल्दी से प्लग निकालती है और उसे अपने पास ले जाकर गालों पर ठंडी ठंडी बर्फ लगाती है। फिर कहती है, मेरी बेटी को मार ही डालती, रिडिकुलस गर्ल। रिडिकुलस नहीं माँ, जाहिल गंवार, अनपढ़ लगती है मुझे तो पूरी की पूरी। कुछ बताओ तो वो करना भी नहीं आता। ऐसे बनेगी हमारे स्टैंडर्ड की मॉडर्न बहू? माँ जी, नंद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, गलती से हो गया, मुझे तो ये आता भी नहीं है। दोनों सास ननंद मिलकर दिव्या को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं, जिससे वो रोने लगती है। काम के सिलसिले में मोहन कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। साथ ही आए दिन दोनों उस पर अत्याचार करने लगते हैं। एक दिन तो वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाकर दिव्या कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कोई काम नहीं बिगाड़ूंगी। तुम जैसी जाहिल गवार को इस घर में रखना ही नहीं है हमें। ऊपर से गरीब, दहेज भी नहीं लेकर आई। अरे क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अपने बेटे के लिए, लेकिन तूने तो उसे फंसा लिया। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, चली जा यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। माँ जी, सब कुछ दहेज नहीं होता, हमें गरीबों पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वो लोग दिव्या की कोई बात नहीं सुनते और दिव्या को खड़े हुए 24 घंटों से ज्यादा हो जाते हैं। फिर वो चली जाती है और कुछ दिन भटकने के बाद वो एक दर्जी की दुकान देखकर कहती है, मुझे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती है, क्यों ना मैं ये काम करके ही अपना गुजारा कर लूं। भाई साहब, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? देखिए मेरे पास कुछ भी है नहीं गुजारे के लिए। अरे ठीक है, पहले मुझे 2-4 सूट ब्लाउज डिजाइन वाले सिल कर दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ये कहकर दिव्या दर्जी को डिजाइनर ब्लाउज सूट सिलकर दिखाती है, जिसके बाद वो कुछ समय वहीं काम करती है। वहीं दूसरी ओर निर्मला अपने बेटे को बहू के लिए भड़का देती है, जिसके बाद मोहन उसे फिर कभी याद नहीं करता। वक्त गुजरता है, दिव्या अपनी लगातार मेहनत और लगन से अच्छी खासी फैशन डिजाइनर बन जाती है, जिससे एक दिन उसका अखबार में नाम छपता है, जिसे मोहन पढ़कर कहता है, दिव्या ये तो फैशन डिजाइनर बन गई है। मुझे दिव्या से मिलना होगा कि आखिर वो मुझे छोड़कर क्यों गई। एक दिन जब दिव्या किसी इवेंट में आई थी तो मोहन सिक्योरिटी गार्ड से बहुत विनती करके उसके पास पहुंचता है। फिर दिव्या से कहता है, दिव्या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों छोड़कर चली गई तुम? इतना प्यार करने के बाद भी। मोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और दीदी ने तो हाथ भी उठाया। दिव्या मोहन को सारी बात बताती है। हकीकत जानने के बाद मोहन दिव्या को घर ले जाता है और अपनी माँ से कहता है तो निर्मला कहती है, हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया था कि मैं तुझे इससे अलग कर सकूं। फिर गवार हमारे जैसे मॉडर्न लोगों के साथ नहीं रह सकती। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा भैया। अगर माँ आपने दिव्या को स्वीकार नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए उसके साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा मत कर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की। बहू, मुझे माफ कर दे। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी नंद हूँ। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम सब एक साथ रहेंगे तो माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वक्त के साथ दिव्या को मॉडर्न तौर तरीके आ जाते हैं और इस तरह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। माया और मोनिका अपने चेहरे पर ब्लीच क्रीम लगाकर बैठी हुई थी। माया की उम्र 60 साल थी, मगर जब से मोनिका उसकी बहू बनकर आई थी, उसे भी बढ़ती उम्र में मॉडर्न होने की होड़ हो गई और ऐसे में उसे अपनी बहू मोनिका से मेकअप, फेशियल और भी बहुत कुछ करने की बुरी लत लग गई। अरे मोनिका बहू, तूने मेरे चेहरे पर कौन सा क्रीम थोपा है? इसे लगाकर मुझे चेहरे पर जलन हो रहा है। रिलैक्स माँ जी, ये निविया का ब्लीच क्रीम है। ये चेहरे का डस्ट हटाकर चेहरे की खिला खिला और खूबसूरत भी बनाता है। तब ठीक है। इसके बाद दोनों सास बहू अपने चेहरे पर लगी हुई ब्लीच क्रीम को साफ कर लेती है और माया अपने चमकते चेहरे को देखकर चौंक उठती है। अरे वाह रे बड़ी बहू, तूने तो मुझे चमका दिया। ये मोनिका का मैजिक है माँ जी। दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ अच्छी खासी कर रही थी, मगर अपनी भाभी और माँ को हर वक्त खूबसूरती के पीछे भागने की होड़ ने रवि का मन फीका कर दिया और रवि रूपा से शादी करके उसे घर ले आया। रूपा का रंग बहुत ही सांवला था, उसके चेहरे पर खास खूबसूरती भी उभरी हुई नहीं थी।
पर वह मन की बहुत भली थी। मगर ये जमाना भले लोगों का रहा ही कहाँ है। जैसे ही मोनिका और माया रूपा को देखते हैं तो गुस्से से चिल्लाते हुए माया कहती है, राम 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 रवि, तेरी पसंद को क्या हो गया है? दुनिया की खूबसूरत लड़कियां खुदकुशी करने चली गई थी क्या, जो तू इस बुझी हुई चिराग को बीवी बनाकर ले आया? माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं देवर जी। अरे जरा देखो तो इसका रंग एकदम जले उपले जैसा है। अरे अपना नहीं तो मेरी और माँ जी की खूबसूरती का ख्याल तो कर लिया होता। बस कीजिए आप दोनों, रूपा मेरी बीवी है, वो जैसी भी है मुझे पसंद है। आप दोनों को कोई हक नहीं मेरी बीवी को बुरा भला कहने की। ये कहकर रवि रूपा को लेकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रवि के काम पर जाते ही दोनों सास बहू अपनी खूबसूरती पर घमंड खाते हुए रूपा को काले होने पर सुनाना शुरू कर देती हैं। अरे ओ मेरी काली बहू, नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं? बस हो गया माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ जी, अदरक इलायची की दमदार चाय और गर्मा गर्म आलू के पराठे। रूपा का बनाया खाना देखकर दोनों सास बहू नखरे करती हुई कहती है, यू दिस इज टू मच। अरे ओ ब्लैक टी, तुमने जानबूझकर इतना ऑयली खाना बनाया है ना, ताकि हम सास बहू से हमारी खूबसूरती छीन सको। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये कहकर मोनिका गुस्से में रूपा का गला पकड़कर उसे मेज से गड़ा देती है और माया सारा खाना जबरदस्ती रूपा के मुंह में भरने लगती है। हमारी ब्यूटी बिगाड़ने चली थी ना लेठूस ये खाना, काली भैंस कहीं की। दोनों सास बहू बेचारी रूपा पर बहुत अत्याचार करती हैं, जिसे रूपा की आंखें भर आती हैं। उस दिन के बाद से ऐसे हादसे झेलना रूपा के लिए हर दिन की बात हो गई थी। एक दिन रूपा रसोई के काम खत्म करके जैसे ही बाहर आती है तो माया बोलती है, अरे ओ काली चुड़ैल, चली धरा। जी माँ जी कहिए। अपने कानों की धूल झाड़कर सुन, आज शाम को मेरी सहेलियां किटी पार्टी में घर आ रही हैं, इसलिए अपना ये काला चेहरा ढककर रखना, समझी? जी जी जी, जी माँ जी समझ गई। और हाँ, शाम का सारा खाना ऑलिव ऑयल में बनाना और कुछ खास बनाना। शाम होते ही दोनों सास बहू अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेकअप करके रेडी हो जाती हैं। उतने में किटी पार्टी करने के लिए औरतें भी आ जाती हैं। OMG माया, यू लुकिंग सो सेक्सी एंड क्लासी। डॉली, तुम्हें तो पता होना चाहिए, इन सास बहू का खूबसूरत चेहरा ही तो हमारी किटी पार्टी क्लब की जान है। You're right, मिसेस रीटा, हम दोनों सास बहू हैं ही इतनी खूबसूरत, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। इसके साथ किटी पार्टी शुरू हो जाती है। तभी रूपा घूंघट किए हुए घर आई अपनी सास और जेठानी की सहेलियों को स्नैक्स सर्व करती है। तभी उसके सर का घूंघट गिर जाता है और मार खाने के डर से भरकर रूपा अपनी सास से माफी मांगने लगती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं। रूपा के मुंह से सास सुनकर किटी पार्टी क्लब की सारी औरतें रूपा का मजाक बनाती हैं। क्या सासू मॉम? माया, आई कांट बिलीव इट कि ये कैपुचिनो तुम्हारी बहू है। कहाँ तो अब तक तुम दोनों सास बहू खूबसूरती की मिसाल थी, बट ये क्या हो गया? क्या हुआ माया और डॉली? अब अपनी खूबसूरती पर भाव नहीं खाओगी? लेट्स गो लेडीज, अभी हमारी किटी पार्टी क्लब की मेंबर नहीं। सभी के घर से जाते ही मोनिका अपनी हाई हील्स खोलकर रूपा को देती है। पहन इसे। मैंने कहा पहनो इसे। नहीं जेठानी जी, मुझे ऐसे चप्पलों पर चलना नहीं आता। अगर तूने इसे नहीं पहना तो चलने के लायक नहीं बचेगी। रूपा उस हाई हील्स को पहन लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू हाथों में नुकीली छड़ी लेकर बोलती हैं, अब तुझे इस हील्स पर बिना लड़खड़ाए भागना है। अगर तू रुकी तो तू गई। बेचारी रूपा अपनी जान बचाते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। तभी लड़खड़ा कर वह नीचे गिर जाती है और उसके पांव के गहरी मोच आ जाती है, जिस पर मेनका और माया उसे बहुत मारते हैं। माँ, मुझे मत मारो माँ जी, जेठानी जी मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दे? आज तेरे बदसूरत चेहरे के कारण हम दोनों सास बहू मजाक बन गई। आज तू नहीं बचेगी। दोनों सास बहू रूपा को मार ही रही होती हैं, तभी सुरेंद्र, गोपाल और रवि घर आ जाते हैं और सुरेंद्र गुस्से में माया को थप्पड़ मारता है। बस माया, अरे तुम दोनों सास बहू क्यों मार रही हो इस बेचारी को? हाँ माँ, रूपा ने क्या किया है? आज इसके काले चेहरे के कारण हमारी इमेज बिगड़ गई। जिस खूबसूरती के बेस पर हम किटी पार्टी क्लब की हेड थी, आज हमें वहाँ से निकाल दिया गया। दिमाग फिर गया है तुम दोनों सास बहू को। रवि, रूपा बहू को कमरे में ले जा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन
माँ जी, हमारा फेस बहुत डल सा लग रहा है, चलिए ना आज पार्लर चलते हैं। ठीक है बहू, मैं तो कब से रेडी हूँ। दोनों सास बहू पार्लर पहुँच जाती हैं। तभी लीजा अपने स्टाफ के कान में फुसफुसाती है, जेनी, वो जो फेशियल के खराब प्रोडक्ट रखे हैं वो ले आओ। जी लीजा मैम। सुनो, एकदम अच्छे से फेशियल करना ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत और खिला खिला दिखे। जी बिल्कुल। लीजा एक्सपायर फेशियल प्रोडक्ट दोनों सास बहू के चेहरे पर लगा देती है, जिसके बाद दोनों पैसे देकर चली जाती हैं और लीजा हंसती हुई कहती है, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। खराब प्रोडक्ट से भी पैसे कमा लिए मैंने। एक ही रात में दोनों सास बहू का चेहरा दाग, धब्बे और दानों से भर जाता है। सुबह होते ही अपने खूबसूरत चेहरे का बिगड़ा हाल देखकर दोनों सास बहू जोर से चिल्लाती हैं। ये कैसी आवाज थी? माँ जी, जेठानी जी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? नहीं, मेरा चेहरा खराब नहीं हो सकता, मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। ये कहते हुए माया अपने कमरे का शीशा तोड़ देती है और खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी रूपा उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाइए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ आपकी कोई खूबसूरती लौटा कर रहूंगी, भरोसा कीजिए। रूपा अपनी सास और जेठानी के चेहरे पर हल्दी चंदन का उबटन करती है और धीरे धीरे उनके चेहरे पर झाई, धाग, धब्बे सब मिट जाते हैं और पूरी तरह से ठीक होने के बाद दोनों सास बहू पछताते हुए कहती हैं, रूपा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा और आज तुम्हारे कारण हमारी खोई हुई खूबसूरती मिल गई। हमें माफ कर दो रूपा। हाँ बहू, हो सके तो हमें माफ कर दे। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद से माया और मोनिका के अंदर से खूबसूरती का घमंड खत्म हो जाता है और वह रूपा को मन से अपना लेती हैं। सिर्फ चेहरे की खूबसूरती ही काफी नहीं, क्योंकि इंसान का व्यवहार उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।